नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात होगी भारत और रूस के रिश्तों की। विश्वस्त मित्र, अटूट साझेदार, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज शाम भारत पहुंचेंगे और भारत में इस दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियां पूरी हुई हैं। राष्ट्रपति पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। तो ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, किन मायनों में महत्वपूर्ण है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा बात होगी केरल की, जहां आधी आबादी सामाजिक भागीदारी में जुटी हुई है और अब बिहार के बाद केरल ऐसा राज्य बना है जहां पर महिलाएं अपने राजनीतिक हक हकूक के साथ में सामने आ रही हैं साझेदारी और भागीदारी निभाने के लिए। किस तरह से, ये आपको दिखाएंगे केरल से। और बात होगी पाकिस्तान की, जहां जनसंख्या विस्फोट की चेतावनी जारी की गई है और देश के अस्तित्व पर जनसंख्या बोझ का संकट छाया हुआ है। आखिर ऐसा हुआ क्यों है? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे नई दिल्ली। पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय मुलाकात। कल भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पुतिन। संसद में सुचारू रूप से चला प्रश्नकाल। कई विधायी कामकाज सूचीबद्ध। संसद परिसर में एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल पर जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक। बिहार चुनावों के बाद अब केरल में आधी आबादी अपना दम दिखाने को तैयार। स्थानीय निकाय चुनावों में सियासी दलों के चुनावी नैरेटिव से इतर दिखाई अपनी अलग भूमिका। चुनावों में राजनीतिक जिम्मेदारी निभाने को तैयार दिखी केरल की महिलाएं। तृणमूल कांग्रेस ने अपने ही विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से किया निलंबित। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का किया था ऐलान। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। रेटिंग एजेंसी फिंच और एस&पी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का बढ़ाया अनुमान। तो सबसे पहले बात होगी राष्ट्रपति पुतिन के भारत यात्रा की। रूस के राष्ट्रपति भारत की 2 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं और उसके साथ ये चर्चा लगातार आगे बढ़ रही है कि विश्वस्त मित्र और अटूट साझेदार भारत और रूस की दोस्ती परवान चढ़ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज शाम भारत पहुंच रहे हैं। भारत में इस दौरे की जोर शोर से तैयारियां हुई हैं। राष्ट्रपति पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। यह दौरा दोनों देशों के रणनीतिक और द्विपक्षीय रिश्तों को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ रूस के रक्षा मंत्री और उनके अलावा 7 अन्य मंत्री दौरे पर आ रहे हैं, तो इसका महत्व समझा जा सकता है। शिखर वार्ता के दौरान व्यापार, रक्षा, समुद्री सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई अहम विषयों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। पुतिन की यह यात्रा बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत रूस साझेदारी को नई दिशा दे सकती है। रूसी राष्ट्रपति की यह यात्रा दोनों देशों के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के दृष्टिकोण को स्थापित करेगा। इससे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। दोनों नेता मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसमें आर्थिक सहयोग चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा। इसके साथ ही व्यापार, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य, मीडिया, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और परमाणु सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर बात होगी। राष्ट्रपति पुतिन की यह यात्रा यूक्रेन संघर्ष के बीच हो रही है और भारत का हमेशा से यह रुख रहा है कि युद्ध का समाधान मैदान में नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर यह बात कही है कि युद्ध का समय नहीं है और रूस ने भारत की भूमिका की हमेशा से सराहना की है और कहा है कि मोदी सरकार
शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में सक्रिय है और बड़ी भूमिका निभा सकती है। और ऐसे में यूरोप समेत पूरी दुनिया की निगाहें इस समय पुतिन मोदी मुलाकात पर टिकी हुई हैं। भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में लंबा और व्यापक सहयोग रहा है। भारत रूस सैन्य तकनीक सहयोग में साझा अनुसंधान, विकास और उन्नत रक्षा तकनीक और प्रणालियों का उत्पादन शामिल रहा है। रूस भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता है, जिसमें पिछले 20 वर्षों में $60 बिलियन निर्यात हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जो दोनों देशों के बीच का आपस में हथियार और खरीद की जो समझौते हैं वो किस तरह से व्यापक है। भारत ने रूस से S-400 सिस्टम, T-72 टैंक इंजन आयात किया है। और रिलॉस डील की बात लगातार कही जा रही। रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये समझौते का एक संदर्भ है और ये सैन्य लॉजिस्टिक समझौता है जो फरवरी 2025 में हस्ताक्षरित हुआ और दिसंबर 2025 में रूसी संसद द्वारा अनुमोदित हुआ है। तो पुतिन की यानी कि राष्ट्रपति पुतिन जो अभी आ रहे हैं दिसंबर 2025 में, आज जो शाम से उनकी यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो भारत यात्रा से ठीक पहले इसका अनुमोदन इसके महत्व को रेखांकित करता है और ये रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और इसका मकसद दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, हवाई क्षेत्र और बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए इसका इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये रिलॉस जो समझौता है वो भी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा होने जा रही है और बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हम लगातार चर्चा भी करेंगे और हमने आपको बताया भी है। रशियन लेजिस्लेचर अभय सिंह का कहना है कि भारत रूस के बीच रिश्ते समय के साथ और प्रगाढ़ हुए हैं। आज से नहीं, पिछले 70-80 साल से आप पुराना इतिहास देखें, कभी इंडिया और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, कभी युद्ध नहीं हुई है, कभी किसी क्षेत्र का विवाद नहीं है। और उस समय से ही, आप स्टालिन के समय से ही देखिए, इंडिया पे इतना विश्वास करके इंडिया के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, हिंदुस्तान भी उसी तरह से हाथ बढ़ाया है। तो इसको कंटिन्यू करना है, इसमें और गहराई आते जा रही है। अभी तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, उनकी पर्सनल दोस्ती है पुतिन साहब से, तो ये आगे ही बढ़ते जा रहा है हम लोग दोनों देशों की दोस्ती। और रक्षा विशेषज्ञ रविंद्र सचदेवा का कहना है कि भारत की ट्रेड कल्चर के लिए पुतिन की भारत यात्रा महत्वपूर्ण है। This visit, I would look at that Russia and India move beyond and much deeper and wider into other sectors. You see, historically and even now, our relations are mainly heavy loaded, top loaded, government to government loaded in areas like defense and nuclear. And after Ukraine war, into oil. We need to widen the basket of our relationships into trade, culture, multiple other things, tourism, more people to people, etc. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन और अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अखिलेश, आपके पास आएंगे और इस यात्रा के महत्व के बारे में जानना समझना चाहेंगे। बहुत टॉक्ड अबाउट ये यात्रा है और काफ़ी समय से ये बात हो रही थी कि दिसंबर में पुतिन की यात्रा कई सारे संदेशों के साथ लोडेड है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर पे यात्रा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी में हो रहा है और ऐसी घड़ी में हो रहा है जिस समय पुतिन यूक्रेन के साथ अभी संघर्ष से बाहर नहीं निकले हैं। रूस और यूक्रेन संघर्ष चल रहा है और ऐसे में भारत आना, देखिए, निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत पे उन्हें विश्वास है कि भारत जाना उनके लिए कह सकते हैं कि विश्वासी दोस्त से मिलना है। हाँ, देखिए, ऐसे में एक और भी बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वार पूरी दुनिया पे चला है, उस टैरिफ वार के चलते भी भारत और रूस दोनों प्रभावित हो रहे हैं। और ग्लोबल साउथ के भी सारे देश लगभग प्रभावित हो रहे हैं, यूरोपीय यूनियन प्रभावित हो रहा है। और ऐसे में पुतिन का भारत आना निश्चित तौर पे एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को भी एक संदेश है कि अमेरिका आखिरी और प्रथम देश नहीं है, और भी देश है दुनिया में जिनके साथ व्यापारिक संबंध बन सकते हैं, और भी देश है जिनके साथ दुनिया में राजनयिक और राजनीतिक संबंध बने हुए हैं और वो और मजबूत हो सकते हैं।
तो इस बात का संदेश लेकर राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं। निश्चित तौर पे यह उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि देखा आपने कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ ब्राजील में, वो वहां नहीं गए। G20 का अभी शिखर सम्मेलन हुआ साउथ अफ्रीका में, वहां नहीं गए, लेकिन वे भारत आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों की झोली में कुछ कुछ है एक दूसरे को देने के लिए। और निश्चित तौर पे जैसा कि सरकारी सूत्रों का कहना है कि उनका मुख्य मकसद है व्यापार और कॉमर्स, वाणिज्य को बढ़ावा देना, क्योंकि जो हर तरह के राजनयिक और रणनीतिक संबंधों के साथ साथ आज की दुनिया में व्यापार और वाणिज्य भी एक तरीके से रणनीति का ही एक अध्याय हो गया है। और ऐसे में जो ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ रूस का, उस ट्रेड डेफिसिट को बांटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और रूस के बीच में तकरीबन 69 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जिसमें भारत का निर्यात मात्र 5 बिलियन होता है। तो ये सब ट्रेड डेफिसिट को कैसे दूर किया जाए, किस तरीके से भारत से निर्यात बढ़े रूस में, क्योंकि मान लीजिए कि अगर अमेरिका में निर्यात कम हो रहा है तो रूस में निर्यात बढ़े, अन्य देशों में निर्यात बढ़े, तो यह भी एक रणनीति का हिस्सा है कि रूस के साथ बातचीत हो रही है। और इसीलिए साथ साथ मंत्री आए हैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ, और उन सारे मंत्रियों से बात होगी, उनके विभागों से बात होगी, और जो जो भारत की जो ताकत है, भारत की जिन जिन क्षेत्रों में क्षमता है, उन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात होगी, सामान के आपूर्ति की बात होगी, सेवा के आपूर्ति की बात होगी। जी 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 बिल्कुल। और आपके ही जो उत्तर का आखिरी खंड है वो दरअसल अजय मिश्रा के लिए एक टीजर के तौर पर देखा जा सकता है। अजय, जिसको कहते हैं कि फ्रेंडशिप मीन्स बिजनेस ऑल्सो, और रूस के साथ जो गहरी दोस्ती है, अभी जिस तरह से अखिलेश कह रहे थे कि बिजनेस इम्बैलेंस का भी एक मुद्दा है, लेकिन बावजूद इसके जो आर्थिक परिदृश्य है और बदलते हुए जियो पॉलिटिक्स में रूस के साथ व्यापार किस तरह से देखते हैं, और खासतौर पर इस यात्रा में कितना और सुदृढ़ होने की उम्मीद है? देखिए निखिल, जहाँ पूरी दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, जहाँ पर तमाम अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर से जूझ रही हैं और उनको हाई इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है, उसमें युद्ध एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बीच में भारत की जो सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यहाँ का जो यंग पॉपुलेशन है, वो न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इस बात में कोई गुरेज नहीं है कहने से कि भारत को नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी बहुत ही आसान नहीं होगा। अगर हम रूस की बात करें तो मेरे ख्याल से भारत का जो एनुअल समिट होता है वो केवल 2 देशों के साथ होता है, जापान और रूस के साथ। हमारे नेता इन दोनों ही देशों में जाते हैं हर साल, और इन दोनों ही देशों के सर्वोच्च नेतृत्व हमारे देश में आता है एनुअल समिट के लिए। तो इन दोनों ही देशों के साथ एनुअल समिट ये दिखाता है कि ये दोनों देश कितनी मजबूती के साथ हमारे लिए जुड़े हुए हैं और हमारे लिए कितने विश्वसनीय मित्र हैं। जापान एक तरफ जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, वहीं हम जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक अगर हम स्थिति को देखें तो रशिया हमारा शायद सबसे विश्वसनीय दोस्त के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जाता है। ऐसे में ये जो पूरी यात्रा है, जिस तरह से अखिलेश जी कह रहे थे कि ट्रेड इम्बैलेंस को लेकर के काफ़ी बातें हो रही, तो इसमें बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो केवल डिफेंस और ऑयल एंड गैस पर लिमिटेड था, अब वो और केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिलेशंस हैं उस पर बहुत ज़्यादा केंद्रित था। अब जो ट्रेड रिलेशंस हैं दोनों देशों के बीच में, अब वो बढ़ करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। और आप देखेंगे कि बहुत सारे नए सेक्टर्स हैं जहां पर भारत के गुड्स एंड सर्विसेज को वेलकम करने के लिए रशिया तैयार है। और आज वहाँ के जो डिप्टी चीफ हैं उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि 6 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रशिया इंतजार कर रहा है भारत के गुड्स एंड सर्विसेज का, और उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो और भी विस्तार लेगा, जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशंस, आईटी, न्यू एज, ग्रीन मोबिलिटी, इस तरह की जो नई तकनीक है वो शामिल है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो $100 बिलियन का जो आंकड़ा है 2030 तक टारगेट जो दोनों देशों ने दिया था, याद दिलाया एक बार फिर से कि 2014 में जब एनुअल समिट हुई थी तो 2025 तक इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। तब हम केवल 30 बिलियन पर थे। आज हम उससे मतलब 30 बिलियन का लक्ष्य था 2025 तक, लेकिन आज हम ऑलरेडी 2 गुने से ज़्यादा पर पहुंच चुके हैं, $70 बिलियन के आसपास हैं, और उसको बढ़ा करके $100 बिलियन तक लेकर के जाना है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी पहचान हो चुकी है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खबर आ सकती है इकोनॉमिक फ्रंट पे ही, और एक नया दस्तावेज जो कि 2030 तक का एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन दस्तावेज होगा, उसकी भी घोषणा इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान की जा सकती है। जी जी अजय, एक और विषय है जिसके बारे में चाहेंगे कि संक्षेप में अगर आप जानकारी दे सके, बहुत महत्वपूर्ण है वो कि जिस तरह से भारत और रूस के बीच तेल खरीद को लेकर के और उधर अमेरिकी टैरिफ, इन सब के बीच में इस चीज को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, अगर सीधे मैं आपसे समझना चाहूँ तो?
नहीं, स्पष्ट तौर पर रूस यूक्रेन के संघर्ष के बाद में सैंक्शंस के बावजूद भी हम जो अगर क्रूड ऑयल के हम बात करें तो पार्टनरशिप जो है वो भारत और रूस के बीच में सबसे ज़्यादा रही है। हमारे $70 बिलियन में जो क्रूड है उसका शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम अपनी शर्तों पर अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अपनी आर्थिक स्थिति या आर्थिक संरक्षा और सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जितने भी ट्रेड फैसले हैं वो लिए जाएंगे। और न केवल रशिया बल्कि भारत सभी के साथ कोऑपरेशन की जो नीति रखता है वही भारत को एक अलग नज़रिए से इसीलिए देखा जा रहा है और मुझे लगता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। भले ही अमेरिका ने कुछ रशियन कंपनीज पर सैंक्शंस ज़रूर लगा दिए हों, लेकिन जो ट्रेड रिलेशंस की बात है, एनर्जी जो एक्सचेंजेस की बात है, तो इसमें भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जहां से भी भारत को सस्ता तेल मिलेगा, जहां से भी भारत को ट्रेड में फायदा होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर भारत के नागरिकों की सुरक्षा होगी, उसमें कड़े फैसले लेने में भी भारत सरकार बिल्कुल नहीं हिचकेगी और उसमें हर संभव कोशिश की जाएगी कि पूरा संतुलन बना के रखा जाए। और सभी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट ट्रेड एलाइज हैं और सभी के साथ एक समान व्यवहार अगर ट्रेड के मोर्चे पर किया जाए तो भारत उसी नीति को लेकर के आगे चलता है। जी अखिलेश चाहेंगे बहुत जल्दी से, रेलॉस डील की बहुत चर्चा हो रही है, कैसे बताएंगे इसके बारे में? थोड़ा संक्षेप में रखिएगा, समय लगभग समाप्त हो चुका है। जी देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए मैं जस्ट एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को एक तरीके से कहे कि अमेरिका का एक नैतिक समर्थन मिल गया, जाके डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ उनके आसिम मुनीर ने नाश्ता कर लिया और इससे पाकिस्तान के हौसले बढ़ गए। दूसरी तरफ रूस का जो लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट है भारत और रूस के बीच में, इस लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे खतरे की स्थिति होगी तो उस समय रूस के विमान हमारे यहाँ उतर पाएंगे, हमारे विमान रूस के यहाँ उतर पाएंगे, वे हमारे बंदरगाहों का उपयोग कर पाएंगे, हम उनके बंदरगाहों का उपयोग कर पाएंगे। मतलब ये जो चाहे वो सैनिक अभ्यास हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा से हमारे जो सारे जो संसाधन है उनके लिए उपलब्ध रहेंगे, उनके संसाधन हमारे लिए उपलब्ध रहेंगे। तो यह एक आपात स्थिति में हो, चाहे वो ऐसे सैन्य टकराव की स्थिति में हो, उनके सैनिक भी हमारे यहाँ आके रुक सकते हैं, हमारे सैनिक वहां जाके रुक सकते हैं। तो एक बहुत ही बहुआयामी समझौता है और इस समझौते से भारत और रूस के बीच के जो संबंध के उन दिनों की याद आती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। उस समय अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम अपना 7वां बेड़ा भेजेंगे और रूस ने बताया कि हम भी अपना भेजेंगे। उसके बाद अमेरिका के वापस चले गए थे। तो इस तरह की स्थिति बनी है जब रूस और भारत के बीच में समझौता हुआ है, तो उसका बहुत ही दूरगामी सैन्य महत्व है, सामरिक इसका इंपॉर्टेंस है। जी बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हमारा अटूट साझेदार है रूस और उसके साथ जो हमारी दोस्ती है उसकी बहुत सारी यादें हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अजय आपका और अखिलेश आपका जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी कि केरल में आधी आबादी किस तरह से सियासत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और केरल आधी आबादी की सामाजिक जिम्मेदारी किस तरह से केरल में ले रही हैं, ये देखने की बात है। केरल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस के राजनीतिक दलों के सियासी नैरेटिव पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सवाल खड़ा किया है कि राज्य की होम मेकर्स अब घर की जिम्मेदारी से अलग सामाजिक जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आई है। पीएम मोदी ने 10 साल पहले नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज केरल में बेटियां पढ़ लिखकर लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रख रही हैं, बल्कि शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए भी वो आगे आई हैं।
केरल में के मुन्नार पंचायत चुनाव में देश भर में ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है, बीजेपी उम्मीदवार सोनिया गांधी के मैदान में उतरने की खबर है। हाँ बिल्कुल चौंकिए मत, ये सोनिया गांधी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। लोगों ने को चौंकाया इन्होंने। 34 वर्ष की सोनिया गांधी देश के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ चुनाव मैदान में उतरी हैं। कांग्रेस नेता के परिवार में पैदा हुई लड़की का नाम सोनिया गांधी रखा गया, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि वो एक दिन बीजेपी की नेता बन जाएंगी। तो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हुई सोनिया गांधी और वो अपने पिता के इतर बीजेपी में शामिल हुई और आज वो बीजेपी की कैंडिडेट है। 9 से 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव में जेनजी और पढ़ी लिखी लड़कियों के बड़ी भागीदारी ने स्थानीय निकाय चुनाव में मार धाड़ के आरोप प्रत्यारोप की तीखी सियासत को गौड़ कर दिया है। ये जेनजी डेवोल्यूशन ऑफ पावर पर बहस करती हैं, परिवारों की जरूरत पर बात करती हैं। विधानसभा चुनाव से पहले केरल में स्थानीय निकायों और लोकल बॉडी इलेक्शंस राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। कहते हैं कि जो पार्टी निकाय चुनाव में जीतती है वही केरल में सरकार बनाती है। यह पिछले कई समय से होता हुआ आ रहा है। 2 बार से सीपीएम के साथ यही हुआ है और जबकि कांग्रेस निकायों में पिछड़ती हुई दिख रही है। इस बार बीजेपी ने दोनों गठबंधनों से अलग चुनौती पेश की है। राज्य भर में केरल में अब तक लोकल बॉडी चुनाव कांग्रेस की यूडीएफ और सीपीएम की एलडीएफ के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी का एनडीए गठबंधन बड़ी चुनौती दे रहा है। लगभग सभी सीटों पर एनडीए पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है। खास बात यह है कि बीजेपी ने बड़ी तादाद में महिलाओं को टिकट दिया है। केरल में 6 कॉरपोरेशन और 87 म्यूनिसिपैलिटी के साथ 971 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत और 14 डिस्ट्रिक्ट पंचायतों में लोकल बॉडी का चुनाव होना है। लोकतंत्र के इस उत्सव में केरल का नजारा कुछ खास है। चुनाव अधिकारी से मिले डेटा के मुताबिक इस समय 72,005 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और खास बात है कि इनमें 37,000 से ज्यादा महिलाएं उम्मीदवार बनी हैं। 2 फेज में होने वाले चुनाव में केरल का नजारा लोकतंत्र के एक बड़े उत्सव की तरह है। महिलाओं ने चुनाव की कमान अपने हाथ में लेकर सियासी लीडर्स के माथे पर पसीना ला दिया है। बिल्कुल, तो अब सिर्फ वोटर नहीं बनी है महिलाएं, वो राजनीति में और शासन में अपनी हिस्सेदारी के लिए आगे आई हैं और केरल इसका उदाहरण बन रहा है। केरल में गुरुवार से प्रत्याशी मुन्नार से दरअसल प्रत्याशी पंचायत चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सोनिया गांधी पार्टी के प्रचार के लिए उतरी हुई हैं और वो कन्विंसिंग कर रही हैं। சோனியா காந்தி தான் எங்க அப்பா வச்ச பேரு. எங்க குடும்பத்துல எல்லாருமே காங்கிரஸ் உள்ள ஆளுங்க தான். இப்போ வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து பிஜேபியில இருக்காங்க. அவங்க பிஜேபியில இருக்கனால அவருக்காக சப்போர்ட்டிவா நானும் இருக்கேன். அதனால இந்த சோனியா காந்தி என்ற நான் बीजेपी मत्सरिக்கிறேன்। तो बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं सोनिया गांधी। अपना नाम उन्होंने बताया और कहा कि बीजेपी और एनडीए को वोट दीजिए। एनडीए प्रत्याशी ऐश्वर्या ने भी एनडीए के पक्ष में वोट मांगा है। നമസ്കാരം, ഞാൻ ഐശ്വര്യ. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏനാത്ത് ഡിവിഷനിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ഞാൻ മത്സരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് 11 മണിക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും आशीर्वाद ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു। तो ऐश्वर्या कह रही हैं कि उन्होंने अपना पर्चा फाइल किया है और एनडीए को वोट देने की अपील वो कर रही हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता विनया जुड़ी हुई हैं तिरुवनंतपुरम से और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनय, सबसे पहले ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट, किस तरह से महिलाएं ये जो परिवर्तन है कैसे इसको देखती हैं और महिलाओं की जो फीलिंग्स है आप बेहतर शायद बता पाए, हम लोग के साथ साझा कर पाए इन चुनावों के विशेष संदर्भ में। यह केरल में पंचायती चुनाव है मगर माहौल देखे तो लग रहा है कि यहाँ असेंबली चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव हो गया था। उस समय पर जितना माहौल देखा हमने वो अभी भी हम देख रहे हैं। वो कि बीजेपी का बात बताएगा, एनडीए अलायंस का बात बताएगा तो वो 90% सीटों में इस बार उम्मीदवारों को लगाए और सबसे ज्यादा सीटों में बहुत सारे सीटों में एकदम क्लोज कंटेस्ट भी दे रहे। और महिलाओं का बात कर रहे तो जब बिहार का रिजल्ट आया था, जो बिहार में जो
रिजल्ट आया उसमें महिलाओं का प्रभाव कितने थे, उसका बहुत सारे डिस्कशन केरला में भी हुई थी। उसके बाद यहाँ ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद आए तो अभी तो हम ऐश्वर्या का बात सुना और ये जो सोनिया गांधी का बात सुना और भी लड़कियां हैं और भी है कि श्रुति का नाम बोलना ही चाहिए क्योंकि श्रुति कन्नूर जिले से वो कंटेस्ट में है, एनडीए कैंडिडेट है वहाँ साउथ वहाँ के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो कन्नूर कॉरपोरेशन में कि उधर लड़ रही है। कन्नूर का ये एक इम्पोर्टेंस भी है, कन्नूर में कम्युनिस्ट पार्टी इतना स्ट्रांग है, वहाँ 14 सीटों में निर्विरोध होके उनका उम्मीदवारों ने विजय हो गया है क्योंकि वहाँ विरोधियों नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ बाकी पार्टी लोगों को कैंडिडेट्स नहीं है इसलिए वो 14 सीटों में इसने एक पक्षी विजय हो गया, ऐसा नहीं था। उसने धमकियां देके और थ्रेटन करके बाकी लोगों को धमकियां दिया और उसको इसलिए वो लोग लड़ने में आगे नहीं आया और वो वापस गए। मगर उसी डिस्ट्रिक्ट में एक 24 ईयर लड़की ने आगे आके वो काम भी कर रहे, वो एक डिलीवरी गर्ल है, वो आगे आके अभी लड़ाई में है और असली वो उनका जो सीट है वहां पे वो लड़ रही है, वहां पे बहुत क्लोज कंटेस्ट भी दे रहे, तो इसलिए वो एक ऐसा एक माहौल है कि अभी केरल में कि सारे नारी शक्ति आगे आई है और यहाँ पे एक क्या है कि हम बोल रहे कि लोकनीतिक उत्सव बोलते हैं हम चुनाव को, जैसे उत्सव का पूरा हाल में है। जी 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 निश्चित तौर पर विनोद जी, इस परिवर्तन को ये कहा जाए कि ये जो आधी आबादी जिस तरह से अपने हक हकूक के लिए, राजनीतिक हक हकूक के लिए आगे आई है, कैसे देखते हैं इसको? लेकिन सबसे पहले तो विनया की इस खबर में कि राहुल गांधी भी थे वायनाड से, केरल से, प्रियंका गांधी अभी सांसद हैं, अब सोनिया गांधी ही बची हुई थी तो वो भी म्युनिसिपल इलेक्शन में कैंडिडेट बन गई है। भले ये अलग बात है कि सोनिया गांधी इस बार बीजेपी के कैंडिडेट है और केरल में इस सोनिया गांधी के नाम पे काफी चर्चा भी है। देश में आप भी देखिए कि कई टेलीविजन से लेके मीडिया में ये खबर बन रही है कि सोनिया गांधी बीजेपी की हुई जी। तो ये खबर के बीच में अगर आप सीरियस नोट पे देखें तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और स्लोगन को लेके जिस तरह से माँ बाप ने खास करके उत्साह दिखाया था बेटी को लेके, अपने बेटियों के सेल्फी लेते हुए पिता को ऐसे अनगिनत बार देखे होंगे, तो ये बेटियों को जो मेन स्ट्रीम में एक रिस्पेक्ट देने और उसको जब आप एम्पावर करने की बात कर रहे हैं तो बिहार का एक चुनाव ने आपको इस बार दिखाया, सबको चौंकाया। 20 साल के 22 साल के एंटी इनकम्बेंसी को बिहार में आधी आबादी ने एकदम बिल्कुल से धता बता दिया, सारे पॉलिटिकल नैरेटिव्स खत्म कर दिए। तो केरल का नैरेटिव्स इसी महिलाओं ने खत्म किया है। ये जेनजी जो लड़कियां हैं जब ये स्कूल कॉलेज से निकली है, यूनिवर्सिटी से निकली है, जो अभी देखिए कि किस दम से चुनाव लड़ रही हैं। जिस बीजेपी को इस केरल में एक कैंडिडेट नहीं मिलता था, वहां बीजेपी इस बार के म्युनिसिपल चुनाव में आप देखिए कि कांग्रेस और लेफ्ट से ज्यादा कैंडिडेट उसके चुनाव लड़ रहे हैं जी। ये श्रुति जो आप देख रही है ये भी एक मैसेज है देश के लिए। जो श्रुति की बात अभी अविनिया कर रही थी, ये श्रुति एक डिलीवरी गर्ल है जो अपने 2 बच्चों का पालन पोषण घर वहां लोगों के घर में जाके सामान पहुंचा के और उसमें जो पैसा मिलता है इससे गुजारा करती है। लेकिन आज जब वो अपने पोस्टर के सामने में खड़ी है स्कूटी लेके, वो डिलीवरी गर्ल, तो आप इस देश के लोकतंत्र का एहसास कीजिए जो किसी परिवार के बड़े बैकग्राउंड से नहीं है। ये इंश्योर करता है कि लोकतंत्र में वो जज्बा है, जो महिलाएं अगर आगे बढ़ के आती है तो उसे भी लोकतंत्र के इस फेस्टिवल में, लोकतंत्र में सामाजिक भागीदारी में महिलाओं का भी उतना अधिकार है। जी और ये अधिकार केरल में इस महिलाओं ने इस बार कमाल के दिखाया है। तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ऑन मूव, और ये डेमोक्रेसी को एक बड़ी उम्मीद केरल से है। जी निश्चित तौर पर बड़ी उम्मीद है केरल से। और यहाँ पर हम एक और खबर है हमारे साथ में जिसकी हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन? अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। तो इस वक्त आज हमने चर्चा की कि किस तरह से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, और केरल में, जैसा आपने बिहार में देखा कि महिलाओं की जो बढ़ी हुई भागीदारी थी वोटिंग में, उसने किस तरह से जो बिहार के चुनाव का रिजल्ट था उसको कैसे प्रभावित किया। लेकिन केरल में महिलाएं एक स्टेप आगे आकर के वो अब राजनीतिक हक हकूक की लड़ाई में आगे आई हैं। वो तमाम जगहों पर कंटेस्ट कर रही हैं चुनाव, जो लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं, और ये बदलाव केरल में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसके अलावा हमने आपको इस वक्त में बताया कि किस तरह से राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा महत्वपूर्ण होने जा रही है, और खास तौर पर यूक्रेन और रूस के बीच जो वॉर अभी भी पिछले 3 वर्षों से चल रहा है, उस दौरान, उस बीच जब शांति की बात करता हुआ भारत है, और राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा किन मायनों में महत्वपूर्ण है, ये हमने आपको बताया। तो इस वक्त के आज के अंक पे बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।